नमस्कार साथियों, उड़ान के मंच पर मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, संस्कृत के साथ साथ हमें भाषा प्रथम यानी भाषा एक हिंदी के बारे में भी बातचीत करनी आवश्यक है। तो आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी की क्लासेस लेके आया हूं। पूरी क्लासेस आपकी होगी, व्याकरण सहित टीचिंग मेथड भी आपकी क्लासेस यहाँ पे आयोजित की जाएगी। और विश्वास रखिएगा कि हम सिर्फ उन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे जिनसे प्रश्न बनने की संभावनाएं होती है। प्रश्न पत्र क्या बनेगा वो तो एग्जामिनर जाने, मगर संभावनाएं तो हम बता सकते हैं। उन्हीं संभावनाओं के आधार पर जो प्रश्न बनेंगे हम उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं बिंदुओं को लेकर के चलेंगे और उन्हीं बिंदुओं को जहां जहां तक प्रश्न बन सकता है उतनी दूरी तक कवर करेंगे। दोस्तों, मैं आपको ऐसी ट्रिकली क्लासेस यहाँ प्रोवाइड कराने वाला हूँ जिसमें आप हिंदी के जो भेद होते हैं, संज्ञा सर्वनाम इनके इत्यादि जो भेद होते हैं, उनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं वादा करता हूँ, ये गर्व के साथ नहीं, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको वो भेद कभी भी भूलने नहीं होंगे। आपको व्याकरण में और टीचिंग मेथड में कहीं भी कोई चीज भूलनी नहीं होगी। बस जरूरत है आपको मेरे साथ यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहने की, कंटिन्यूटी की, और आपकी जितनी भी क्लासेस होगी उसमें जितना मैटर मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपको सेम टाइम याद हो जाएगा। दोस्तों, हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी को हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा न देकर के राजभाषा का दर्जा दिया गया है। मगर हिंदी पर बात करने से पहले हमें जरूरत है भाषा पे बात करने की, क्योंकि प्रश्नों का समावेश, प्रश्नों का प्रारंभ जो है वो भाषा से हो सकता है। भाषा से संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाषा क्या होती है, भाषा के कितने भेद होते हैं, इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। भाषा की अगर बात करें, भाषा जो है वो विचारों के आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम है। भाषा के द्वारा ही हम एक दूसरे तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं और दूसरे व्यक्ति के विचारों को हम ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक बार पहले भी आपको उदाहरण दिया था कि पशुओं में और हम में भाषा का ही फर्क है। हम पशु की भाषा नहीं समझ पाते हैं और पशु हमारी भाषा नहीं समझ पाते हैं। हम सिर्फ उनके संकेत मात्र से समझते हैं और वो भी हमारे संकेत मात्र से ही समझ पाते हैं। जिस प्रकार से आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो तो वो बच्चा रो करके या किसी प्रकार के संकेत करके आपको अपनी बात कह सकता है, मगर जितनी हमारी समृद्ध भाषा है उतनी समृद्ध भाषा में वो आपको अपनी बात नहीं कह सकता। हम सिर्फ एक अंदाजा लगा करके ही उस व्यक्ति की, उस बालक की बात को समझ पाते हैं कि शायद इसको प्यास लगी होगी, किसी कीड़े ने काट लिया होगा, या इसको और किसी चीज की जरूरत है, किसी खिलौने की जरूरत है, तो हम उसके संकेत से ही समझ पाते हैं। एक अंदाज लगा करके ही हम उसको समझ पाते हैं। क्यों समझ पाते हैं? क्योंकि वहां पर उस बालक का जो भाषा है, उस बालक की जो भाषा है वो इतनी समृद्ध नहीं है कि हमें वो ठीक प्रकार से समझा दे। इसी प्रकार से अगर भाषा की परिभाषा की बात करते हैं तो मैं यहां लिखना चाहता हूं, विचारों के सम्यक यानी ठीक प्रकार से, विचारों के सम्यक व सशक्त यानी मजबूती से। ऐसा नहीं कि कुछ क्या कह रहा है, मैं कुछ कह रहा हूं और सामने वाला उसको कुछ और समझ रहा है। अगर भाषा सशक्त नहीं होगी तो इस प्रकार की परिस्थितियां, जिस प्रकार से बालक आपको कुछ कहना चाह रहा है मगर उसके पास में भाषा नहीं है, एक सशक्त भाषा नहीं है, उन परिस्थितियों में हम उसको कुछ अलग समझते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना, एक वीडियो काफी समय पहले एक वायरल हुआ था, छोटे से बच्चे का कह रहा था 10 रुपए तुरतुरे दे दो, है ना। जब कह रहा क्या है, वो कुरकुरे कह रहा है। तो यहीं पे ये बातचीत है। विचारों के सम्यक सशक्त आदान प्रदान के लिए, आदान प्रदान का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है?
सर्वश्रेष्ठ साधन भाषा है। क्या है? भाषा है। विचारों के सम्यक व सशक्त आदान प्रदान का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है मित्रों? भाषा है। भाषा के अभाव में हम हमारे विचारों को ठीक प्रकार से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो भाषा विचारों के आदान प्रदान के लिए सर्वप्रथम क्या आवश्यक है? भाषा आवश्यक है। मगर भाषा भी कैसी होनी चाहिए? सशक्त होनी चाहिए, सुसंस्कृत होनी चाहिए, सम्यक ठीक मतलब ठीक प्रकार से, सम्यक का मतलब ठीक प्रकार से हम उन तक अपनी बात पहुंचा सके। आगे की बात करते हैं। देखिएगा भाषा के भेद, भाषा के भेदों की बात करें तो यहां देखते हैं भाषा के भेद। मित्रों आप बहुत सारी गाइड पढ़ रहे होंगे, जो मार्केट में रेट या पटवार से संबंधित जो भी है गाइड्स, उनको आप पढ़ रहे होंगे। तो उसमें भाषा के किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में, किन्हीं किन्हीं गाइड्स में, पुस्तक कहना गलत है, गाइड कहना सही है, तो किन्हीं किन्हीं गाइड्स में तो भाषा के 2 भेद बता रखे हैं, किन्हीं गाइड्स में 3 भेद बता रखे हैं। तो मैं यह आपका जो कंफ्यूजन है वो आज दूर करने वाला हूं कि भाषा के कितने भेद होते हैं, और जो मैं बता रहा हूं उस पर क्लिक करके आ जाना, आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। 2-3 के फेर में मत उलझना। भाषा के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। भाषा के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, और 2 ही भेद होते हैं वाकई में। जो तीसरा भेद आप पढ़ते हो, एक तो हो गया देखिएगा मौखिक भाषा, एक हो गया लिखित भाषा, और एक तीसरा भेद आप पढ़ते हो सांकेतिक भाषा। वो भेद नहीं होकर के उपभेद है, जिसको हम आगे देखेंगे कौन सा है, किसका भेद है। आगे मैं इसको इरेज करता हूं एक बार। देखिएगा किसका भेद है, और ठीक प्रकार से समझ भी जाएंगे आप। यहाँ पे भाषा जिसके हम वर्गीकरण करते हैं कितने? 2, क्योंकि भाषा के कितने भेद हैं? 2 है। पहला देखिएगा कौन सा है? पहला है मौखिक भेद। कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। उसके बाद में दूसरी है हमारी जो भाषा, वो कौन सी है? लिखित भाषा। इसकी जो प्रारंभिक इकाई होती है, इसकी प्रारंभिक इकाई क्या होती है? इसकी प्रारंभिक इकाई ध्वनि होती है, और इसकी प्रारंभिक इकाई क्या होती है? इसकी प्रारंभिक इकाई होती है लिपि। अब बात करते हैं कि सर तीसरा भेद कहाँ आएगा, तो उसकी बात करते हैं। यहां देखिएगा तीसरा भेद यहां आएगा। मौखिक भाषा के ही 2 भेद होते हैं, उपभेद बोल सकते हैं उनको। मौखिक भाषा के भेदों की बात करें तो एक तो होता है वाचिक, वाचिक भाषा, और एक होती है हमारी सांकेतिक भाषा। अब आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि भाषा के सिर्फ 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन सा? मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा की प्रारंभिक इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। हम ध्वनि के द्वारा ही तो बोल पाते हैं। और लिखित भाषा की प्रारंभिक इकाई क्या होती है? लिपि होती है। हम अक्षरों को लिख करके अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो लिपि की आवश्यकता वहां नजर आती है। फिर हमने मौखिक भाषा के 2 वर्गीकरण किए। एक किया हमने वाचिक भाषा, और दूसरा हमने किया सांकेतिक भाषा। वाचिक भाषा में तो व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर के प्रकट करता है, किंतु सांकेतिक भाषा का जो रूप है, मौखिक भाषा का ही दूसरा रूप सांकेतिक भाषा, इस भाषा में व्यक्ति बिना अपने होठों को हिलाए, बिना किसी ध्वनि को निकाले, या बिना किसी लिखित रूप में क्या करता है? सिर्फ इशारों के माध्यम से ही दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाता है। जैसे कि आप करते हो, है ना, आंखों में इशारे, वो इशारे यहीं पर आते हैं, सांकेतिक भाषा में ही आते हैं। आप सड़क पे निकलते हो, जब ट्रैफिक में होते हो तो 3 सिग्नल पर 3 लाइट लगी होती है, 3 बत्तियां लगी हुई होती है।
उन वो जो बत्तियां है वो भी हमें संकेत करती है। रेड लाइट है रुक जाओ, येलो लाइट है देखो और गुजर जाओ, है ना, और ग्रीन लाइट है तो मत देखो निकल जाओ आगे, है ना। तो ये संकेत, ये सांकेतिक भाषा का ही है वहां पर प्रयोग। एक आप देखते हो कि आर्मी वगैरह में, मिलिट्री वगैरह में बहुत सारे संकेत बना दिए जाते हैं, कोडिंग जिनको बोलते हैं। वो कोडिंग जो है वो भी सांकेतिक भाषा का ही रूप है। तो भाषा के कितने भेद हुए? भाषा के 2 भेद हुए। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। और मौखिक भाषा के कितने भेद हुए? वाचिक भाषा और सांकेतिक भाषा। यानी मौखिक भाषा के कितने भेद? 2 भेद। अब आगे चलते हैं, हम एक एक भाषा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लिख लेते हैं कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं और सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मौखिक भाषा और वाचिक भाषा दोनों की परिभाषा एक ही है। तो आगे चलते हैं, एक बार सबसे पहले मौखिक भाषा को देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। इनसे एक प्रश्न बनने की संभावना होती है कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो उन परिस्थितियों में जिसने 3 भेद पढ़े हैं वो 3 भेद करेगा, और जिसने 2 भेद पढ़े हैं वो 2 भेद करेगा। किंतु भेद कितने हैं? 2 हैं। हम जो भी पढ़ रहे हैं वो ऑथेंटिक मैटर से पढ़ रहे हैं। तो अगर आप 2 करके आते हो और गलत होता है तो मैं आपको उसका प्रूफ दूंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। भाषा के 2 ही भेद होते हैं, तीसरा कोई भेद नहीं है। तीसरा जो भेद है वो मौखिक भाषा का है, नहीं कि भाषा का है। देखते हैं सबसे पहले मौखिक भाषा। मौखिक भाषा के बारे में बात करते हैं तो मौखिक भाषा में अगर इसकी टूटी फूटी आप परिभाषा भी देना चाहें तो इतना ही होगा कि सर हम जो बोल करके किसी को अपनी बात पहुंचाते हैं वही तो मौखिक भाषा होती है। तो हाँ दोस्तों, इसी तरीके से होती है, बस हम उसको थोड़ा व्याकरणिक भाषा में लिखेंगे कि भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क के विचारों को, मन मस्तिष्क के विचारों को किसी ध्वनि के माध्यम से अन्य व्यक्ति तक सम्यक प्रकार से पहुंचाता है वह क्या है? मौखिक भाषा है। क्या है? मौखिक भाषा। वह हमारी मौखिक भाषा है। कौन सी भाषा? भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क के विचारों को, मन और मस्तिष्क में ही तो विचार आते हैं, मन मस्तिष्क के विचारों को किसी ध्वनि के माध्यम से, आवाज करके, है ना, किसी ध्वनि के माध्यम से अन्य व्यक्ति तक सम्यक यानी ठीक प्रकार से, जिस प्रकार से वो कहना चाहता है उसी प्रकार से बात को पहुंचा देता है, सम्यक प्रकार से पहुंचाता है, वह क्या है? मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा के भेद हमने देख लिए हैं। और देखिएगा, जो मौखिक भाषा की परिभाषा है वही किसकी परिभाषा है? वाचिक की परिभाषा है। मौखिक भाषा का तो भेद था ना वाचिक, ये उसी की परिभाषा है। आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
फिर आराम से इत्मीनान से इसको देखते रहिएगा, लिख लेना या फिर इसकी पीडीएफ बना लेना आपकी सहूलियत के लिए, जैसा आप सही समझे। उसके बाद में देखते हैं मौखिक भाषा के बाद में हम लिखित भाषा, भाषा का दूसरा रूप लिखित भाषा। लिखित भाषा के बारे में बात करें तो भाषा का वह रूप, दोनों की परिभाषाएं सेम रखी गई है ताकि आपको याद रहने में सहूलियत हो। भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क में उत्पन्न विचारों को किसी लिपि की सहायता से लिखकर व्यक्त करता है, वह क्या है? वह लिखित भाषा है। कौन सी भाषा है? लिखित भाषा है। लिखित भाषा की देखिएगा परिभाषा एक बार फिर से देखते हैं। भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क में उत्पन्न विचारों को किसी लिपि की सहायता से लिखकर व्यक्त करता है, वो कौन सी भाषा? वो लिखित भाषा है। आगे बात करते हैं, इसमें देखिएगा नया शब्द आया है लिपि। लिपि के बारे में हम आगे बात करेंगे। लिपि क्या है और हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है और कौन कौन सी लिपियां हैं जिनसे प्रश्न सर्जित किए जा सकते हैं, तो उनके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। घबराइए नहीं, आगे चलते हैं। भाषा का जो तीसरा उपभेद है, हालांकि उससे वो भाषा के मूल भेद में नहीं है, किंतु सांकेतिक भाषा का काफी अधिक प्रयोग और प्रश्न आ सकता है। इसी संभावना को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको सांकेतिक भाषा के बारे में भी परिभाषा लिखवा देता हूं। देखते हैं दोस्तों सांकेतिक भाषा। जब चार दोस्त बैठे होते हैं तो किसी एक दोस्त का नंबर लेना होता है, तो वो कौन सी भाषा का प्रयोग करता है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। एक आंख पता नहीं कब बंद करके खुल जाती है, तो वो कौन सी भाषा है? वो भी सांकेतिक भाषा ही है। देखिएगा सांकेतिक भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति बिना किसी ध्वनि व लिपि की सहायता
बिना किसी ध्वनि व लिपि की सहायता केवल संकेत मात्र से अपने विचारों को प्रकट करता है। वह कौन सी भाषा है? वह सांकेतिक भाषा है। कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा है। देखिएगा एक बार समग्र रूप से इसके परिभाषा को देखते हैं। सांकेतिक भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति बिना किसी ध्वनि या लिपि की सहायता से केवल मात्र संकेत मात्र से ही अपने विचारों को प्रकट करता है। वो कौन सी भाषा है? वो सांकेतिक भाषा है। जैसा कि बहुत बार ऐसा होता है, आप सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। कक्ष में एक अध्यापक छात्र को इशारे से उठा देता है और इशारे से ही बिठा देता है। नजदीक बुलाने के लिए ऐसे करते हैं। और भी अनेक इशारे हैं जो मेरे से बेहतर आप सब लोग जानते हैं कि कौन कौन से इशारे होते हैं और उन इशारों से सामने वाला कितना समझ सकता है बेहतर। आगे चलते हैं। हमने भाषा के दो मूल रूप थे। भाषा के जो मूल रूप थे कौन सा? लिखित देखा, मौखिक देखा और उपभेद, जो कि मौखिक भाषा का ही उपभेद है सांकेतिक भाषा। हमने इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी बटोर ली है। अब भाषा के आगे चलते हैं और भाषा की परिस्थितियों, भाषा जो है उसके बाद में आपने देखा होगा कि बोली के बारे में भी पूछा जाता है। तो हम भाषा और बोली जो है उसमें अंतर देखते हैं। परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, अंतरों से ही पता लग जाएगा कि भाषा और बोली में क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है। देखिएगा भाषा जो है वो अपना एक विस्तृत स्वरूप लेकर के होती है। भाषा देखिएगा यहाँ पे हम इसका इस तरीके से पढ़ेंगे। भाषा व बोली में अंतर, इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। और मैं इसका दो भागों में ब्लैक बोर्ड को विभाजित कर देता हूं। एक तरफ में लिख देता हूं भाषा और एक तरफ में लिख देता हूं बोली। भाषा और बोली, इसके भेद मात्र से हम समझ जाएंगे कि भाषा क्या होती है तथा बोली क्या होती है। देखिएगा भाषा जो है वो अपने आप में एक विस्तृत क्षेत्र लिए होती है, जबकि बोली जो होती है वो उसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। एक सीमित क्षेत्र तक बोले जाने वाली भाषा को ही क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। सीमित क्षेत्र तक बोली जाने वाली भाषा को ही क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। दो बार इसलिए रिपीट किया है कि इससे कभी ना कभी एग्जामिनर प्रश्न बनाने की संभावनाएं लेकर के चलता है। देखिएगा भेद देखते हैं। भाषा का क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है। भाषा का क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है, बड़ा होता है, एक बड़े इलाके तक बोली जाती है। जबकि भाषा का क्षेत्र क्या होता है? बोली का क्षेत्र क्या होता है? बोली का क्षेत्र कैसा होता है? सीमित होता है। भाषा एक बड़े भूभाग पर बोली जाती है, बोली एक सीमित क्षेत्र के लिए बोली जाती है। देखिएगा भाषा का एक व्याकरण होता है। भाषा का व्याकरण होता है, जबकि बोली में व्याकरण का अभाव होता है।
बोली में व्याकरण का अभाव होता है, इन्हीं कारण तो बोली का विस्तृत रूप नहीं होता। व्याकरण के अभाव में अनेकों अनेक भाषाएं जो है वो समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि शुद्धता के अभाव में, उनके प्रयोग के अभाव में, व्याकरण नहीं है तो लिपि नहीं है, लिपि नहीं है तो कोई आधार नहीं है, तो उन भाषाओं को क्या विलुप्त हो गई है। जबकि ये जो है बोलियां, उनमें भी व्याकरण का अभाव होने के कारण एक सीमित क्षेत्र तक ही ये होती है। आगे देखिएगा, भाषा जो है, भाषा क्या होती है, विकसित होती है। भाषा का निरंतर विकास होता रहता है, क्योंकि शब्दकोश में नए नए शब्दों का समावेश कर दिया जाता है। भाषा की अनेक भाषाओं के संक्रमण के कारण, उन भाषाओं से संपर्क में आने के कारण भाषा धीरे धीरे परिष्कृत होती जाती है। उसी प्रकार से ये जो विकसित होता है कौन, भाषा, मगर बोली का विकसित स्वरूप नहीं होता। विकसित नहीं होती है, आज जहां है वहीं रहेगी। देखते हैं भाषा, भाषा का क्या होता है, शब्दकोश होता है। डिक्शनरी जिसे बोलते हैं आप, भाषा का शब्दकोश होता है, किंतु हमारी बोली का शब्दकोश क्या होता है, नहीं होता। शब्दकोश का अभाव। ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, उन भाषाओं का कोई शब्दकोश होता है, कोई शब्दकोश नहीं होता है। आगे देखते हैं, बीच में व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूं। हमने देखा कि भाषा और बोली में अंतर, तो भाषा और बोली के जो अंतर हैं उनके बारे में एक बार देखते हैं कि भाषा का क्षेत्र तो क्या होता है, विस्तृत होता है, जबकि बोली का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। एक सीमित क्षेत्र, एक सीमित भूभाग तक बोली जाती है। जैसे कि ढूंढाड़ी होती है तो वो सिर्फ यहाँ जयपुर के आसपास के इलाकों में बोली जाएगी। हाड़ौती होगी तो कोटा, बूंदी, वारा, झालावाड़ वाले क्षेत्रों में ही बोली जाएगी। मेवाड़ी होती है, शेखावाटी होती है, ये क्या है, सब बोलियां हैं। तो आगे चलते हैं, देखिएगा भाषा का व्याकरण होता है, किंतु बोली का व्याकरण नहीं होता, व्याकरण का अभाव होता है। भाषा में क्या होता है, भाषा विकसित होती है, किंतु बोली विकसित नहीं हो पाती। भाषा का निरंतर विकास होता रहता है, किंतु बोली का विकास नहीं होता, जहां है वहीं है। भाषा का शब्दकोश होता है, किसी भी भाषा का एक शब्दकोश होता है। हिंदी की डिक्शनरी, इंग्लिश की डिक्शनरी, उर्दू की डिक्शनरी, है ना। तो ये इस तरीके से भाषा का तो क्या होता है, शब्दकोश होता है, डिक्शनरी होती है, मगर बोली की डिक्शनरी नहीं होती है। डिक्शनरी बनाए तो फिर डिक्शनरी हो जाए, पता नहीं, क्योंकि 18 से 22 तो हमारे यहाँ बोलियां बोली जाती है भारतवर्ष में, जो तो लिखित में है, बाकी इसके सिवा भी और भी बोलियां होगी। भाषा का शब्दकोश होता है, किंतु बोली का शब्दकोश नहीं होता। आगे देखते हैं, भाषा में साहित्य की रचना होती है, क्यों होती है, क्योंकि भाषा का व्याकरण भी होता है और भाषा विकसित होती है, भाषा में शब्दकोश होता है। इन्हीं तमाम विशेषताओं के कारण भाषा में किसी भी साहित्य की रचना संभव है, की जा सकती है, किंतु बोली में व्याकरण का अभाव होता है, अविकसित होती है, शब्दकोश का अभाव होता है। इन तमाम परिस्थितियों के कारण साहित्य की रचना संभव नहीं हो पाती है। तो हमने भाषा और बोली में अंतर देखा था। अब हम लेते हैं बोली को, और बोली से आने वाले जो प्रश्न हैं उनके ऊपर बातचीत करते हैं कि कौन कौन सी है और किस प्रकार से इनमें प्रश्न बन सकते हैं। संभावित प्रश्न जो हैं, हालांकि वहां तक एग्जामिनर पहुंचे तो अलग बात है, मगर संभावनाएं कम नजर आती है। मगर इतना पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी जानकारी के लिए हम क्यों पीछे रहें। 2 लाइन और लिख लेंगे, मगर मन में भय तो नहीं रहेगा। उस भय के निवारण के लिए हम देखते हैं बोली।
इसकी परिभाषा छोटी सी लिखते हैं समझने के लिए। भाषा का वह रूप जो सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है वह बोली है। बोली जाती है वह बोली है। एक सीमित क्षेत्र के लिए ही भाषा का उपयोग किया जाता है। बोली का उपयोग, वह भाषा जो एक सीमित क्षेत्र के लिए बोली जाती है वो क्या कहलाएगी? बोली कहलाएगी। देखिएगा यहां से भारतीय संविधान जो है भारतीय संविधान में 18 से 22 बोलियों का 5 भागों में वर्गीकरण किया गया है। देखिएगा कौन कौन सी है, क्या है, उसके बारे में देखते हैं। इनसे ज्यादा प्रश्न आने की संभावना नहीं है। जहां से प्रश्न था वो 18 से 22 भाषाएं हैं, बोलियां हैं, बस वही है। मगर मैं यहाँ लिखवा देता हूँ कौन कौन सी है। 1 2 3 4 और 5। देखिएगा पश्चिमी हिंदी, पश्चिम के जस्ट अपोजिट में कौन सा? पूर्वी हिंदी। उसके बाद में देखिएगा हमारी राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी। उसके बाद में बिहारी और अंत में होती है पहाड़ी। इन 5 भागों में इन 22 भाषाओं को, 18 से जो 22 भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनको इसमें विभक्त किया गया है, जिनकी हमें जानकारी की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ अर्जुन के भांति मछली की आंख में नजर रखना है। हमें सिर्फ सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। हमें विद्वान नहीं बनना है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमें विद्वान नहीं बनना, हमें सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। सब कोई पढ़ता है, घास फूस सब भरता है। हमें सिर्फ जो जरूरत है उसको ठीक से पढ़ेंगे ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। आगे चलते हैं। भाषा और बोली में हमने अंतर देखा। आगे की क्लास में हम हिंदी के बारे में बात करेंगे। हिंदी से जो संभावित प्रश्न बनते हैं उनके विषय में बात करेंगे, उन तथ्यों के ऊपर जानकारी इकट्ठी करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक